नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड व्यूअर्स कैंडिडेट एनालिसिस के जो टॉप 5-6 ब्रांड्स जो हैं जो अच्छी कार्स बेच रहे हैं उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, किया, इनकी चर्चा नहीं करेंगे। जो ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे एज अ कस्टमर। देखिए, मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, बट एज एन आईटी इंजीनियर मैंने अपनी मेहनत के पैसों से 3 कार्स जो है मैं ले चुका हूं और मैं पूरा हक रखता हूं एज अ कस्टमर अपनी ओपिनियन देने का। अब वो बात अलग है कि आप इतना प्यार देते हैं कि लोगों को मैं ऑटो कमेंटेटर कम या कस्टमर कम और जर्नलिस्ट ज़्यादा लगता हूं। देखिए व्यूअर्स, ये चर्चा बेसिकली मेरे मन में आई है करने के लिए आफ्टर दिस एथेनॉल थिंग, बिकॉज आई एम रियलाइजिंग दैट इवन जो मेरे रिकमेंडेशंस भी रहते हैं ट्विटर पे या आप लोगों के साथ जब मैं कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ, जब आप कुछ पूछते हैं, देखिए यस, कुछ कार्स अगर मैं चलाता हूँ, इवन अगर मैं कुछ ब्रांड्स को पसंद भी करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप रेकमेंड करो तो उसमें वो लाइकिंग या बायसनेस जो है वो हो, बिकॉज सामने वाले की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका अपना बजट है, उसकी अपना लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से समझ आ जाता है कि हाँ जी, इस बंदे को ये रेकमेंड जो है वो कर देना चाहिए। 3-4 कार्स में हमेशा रेकमेंड कर देता हूँ ताकि अगर हम किसी से पैसे ले ही नहीं रहे, अगर हमारा किसी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर 1-2 ब्रांड्स क्यों बताने, 3-4 बता दो ताकि बंदा खुद अपना वो चेक करे और उस हिसाब से उनमें से कोई गाड़ी ले ले। बट जिस ऑर्डर में मैं बताता हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे, वो एक साइलेंटली मैं बता देता हूँ कि सबसे अच्छा इसमें क्या है, मेरे अकॉर्डिंग दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है। तो आजकल कस्टमर्स काफी समझदार हैं, सब कुछ उनको पहले से ही पता रहता है। मे भी एक होता है, जैसे मैंने गाड़ी लेनी हो, कोई मेरे दिमाग में हो कि मैंने iX1 लेनी है, GLA 220 लेनी है, Q3 लेनी है, मैं गगन चौधरी भाई से पूछ रहा हूँ और गगन चौधरी भाई कह दे हाँ इन तीनों में से आप ये ले लो, और पहले से मुझे हो कि हाँ यार यही तो सबसे अच्छी थी, तो मुझे एक स्टैंप लग जाएगी कि हाँ एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट ने ये चीज़ कह दी है, तो लेट्स गेट दैट कार। सेम इज़ द केस विद मैनी कस्टमर्स को समझ रहती है। बट यस, ये जो ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं इनकी चर्चा बेसिकली आज मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज एथेनॉल 20 वाले केस में अभी तो देखिए वो भी आ रही है। पहले खबर ये दब गई थी कि अभी फिर वो खबर आ रही है कि E27 को लेके प्रेशराइज कर रही है शुगर लॉबी के, आप हमारे पास बहुत एथेनॉल है, आप E27 को लेके भी प्लानिंग जो है वो शुरू कर दीजिए। जबकि E20 को लेके ही अथॉरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी बैक फुट पे हैं, बिकॉज लोगों को फ्यूल एफिशिएंसी की चिंता हो रही है, वो कम हो भी रही है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब ना तो अथॉरिटीज़ के पास है, ना ही ARAI के पास है, और जो रिपोर्ट है वो भी साझा नहीं की गई। तो रिकमेंडेशंस अब उस हिसाब से हो गई है कि मुझे भी एक डर रहता है कि यार मैं उसको वो चीज़ ना बताऊं जो इसको कस्टमर को कल को तंग हो जाए, उसको ऐसा लगे कि मुझे एक गलत रिकमेंडेशन दी गई, जिसके चलते नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप एक बार परफॉर्मेंस, बिल्ड, फलाना ढिमकाना एज अ पैसेंजर कार कस्टमर साइड पे रख दीजिए, क्योंकि बहुत बुरी हालत में है कस्टमर को एक साफ पेट्रोल जैसी चीज़ भी नहीं मिल रही, तो क्या ही आप परफॉर्मेंस और ये चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आएंगी। आपको तो बस ये होगा कि A to B मैंने जाना है और एक मुझे रिलायबल गाड़ी दे दीजिए, जिसको जब मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊं कोई दिक्कत आने पे तो मुझे मिसगाइड ना किया जाए। अब इस केस में मैं ये चीज़ साइलेंटली अपनी रील्स में भी कह चुका हूँ कि ये जो E20 वाली चीज़ हुई है, उसके बाद GST वाली चीज़ हुई है, इसकी एडवांटेज जो इंडियन ब्रांड्स हैं टाटा एंड महिंद्रा, क्योंकि उनमें डीजल कार्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इवन टाटा के स्पेशली अगर आप देखें तो सारी लाइनअप में ही उनके डीजल कार्स जो हैं वो हैं। EVs वो अच्छी बेचते हैं, जिसके कारण उनका जो कैफ़े नॉर्म्स में फ्लीट जो एवरेज रहनी चाहिए नॉर्म्स में वो भी फुलफिल वो कर लेते हैं, विच इज़ नॉट द केस विद हुंडई एंड महिंद्रा का तब तक नहीं था जब तक वो अपनी EVs लेके नहीं आए थे, जो ये बॉर्न EVs हैं। अभी क्या है अभी मुझे नहीं पता, बट पिछले साल हुंडई को फाइन और ये महिंद्रा को फाइन, ये खबर मैंने देखी थी। अब वो फाइन पे हुआ, क्या बना उसका, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। देखिए, इनको फिर ये एडवांटेज ब्रांड्स को है, और ये एडवांटेज उनको GST नॉर्म्स जो अभी नए आए हैं जिसमें कट्स हुए हैं प्राइसिंग के, उसमें इंडियन ब्रांड्स को एंड मारुति को इसलिए क्योंकि मारुति की बहुत सारी कार्स अंडर 4 मीटर है, तो उनको अगर आप इन टोटलिटी देखें तो ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखा है। अब जिसके चलते हुआ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 6 नंबर के नीचे वाले ब्रांड्स हैं, जिसमें MG मोटर्स ठीक कर रहा है, MG को मैं इसमें काउंट नहीं करना चाहूँगा, MG EV अपनी एक ही बेच रहा है बेसिकली, और आगे क्या होगा मुझे उनका पता नहीं है। इनका GSW और MG का कुछ चल रहा है, तो MG ने बोला है कि हम इंडिया में और पैसे नहीं लगाएंगे, बट न्यू कार्स आर गेटिंग लॉन्च, GSW सारी स्टेक लेना चाहता है, तो मैं MG को भी इसमें काउंट नहीं करूँगा, बिकॉज उनकी विंडसर अच्छा कर रही है, और मैं ये मानता हूँ कि EV ओनली पोर्टफोलियो अगर उनका होगा तो वो अच्छा ही करेंगे। मैं इसमें बात करना चाहता हूँ आइस कार्स जो बना रहे हैं, होंडा, वॉक्सवैगन, स्कोडा, निसान, रेनो, जीप जैसे ब्रांड्स जो हैं, ये अभी E20 एंड GST के बाद इनको, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो श्रिंक्ड है, VAG ग्रुप के पास सिर्फ पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन्स हैं,
तो कस्टमर के मन में पेट्रोल कार लेने के टाइम पे अभी थोड़ा सा एक डर जो है इवन इन द माइंड्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स, वो अभी आया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ये चीज़ आप अभी अक्टूबर में नहीं देखोगे, इवन सितंबर के भी नंबर्स ठीक थे, बट ये जो E20 चीज़ आई है इसमें लेके कस्टमर का विश्वास जो है वो टूटा है। कस्टमर को अभी पेट्रोल कार लेने में एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि फ्यूचर में पता ही नहीं कब क्या हो जाए। जबकि हम जब पहले कोई पेट्रोल कार लेते थे 2013, 14, 15, इवन 20 तक, हमें एटलीस्ट पेट्रोल कार में ये एक चीज़ ज़रूर रहती थी कि यार इसकी फ्यूल एफिशिएंसी डीजल से कम होगी, बट इसको आराम से हम 15 साल तक चला सकते हैं, इजी टू मेंटेन है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। बट ऐसी चीज़ कस्टमर के माइंड में आना कि मेरी कार जो पेट्रोल कॉम्प्लायंस है, अगर आज की डेट में कॉम्प्लायंस E20 है, वो कल को E30 ना आ जाए, E40 ना आ जाए, तो इसका सीधा नुकसान, सॉरी टू से, जो प्लेयर्स इंडिया में कार ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस चीज़ का किसी हद तक नुकसान हो सकता है। बिकॉज जो बड़े ब्रांड्स हैं, अगर आप नोटिस कीजिए, E20 के चलते जब शोर उठा तो सरकार को मालूम था कि वो बैकफुट पे जा रही है, तो मारुति के द्वारा ये स्टेटमेंट दिलाई गई कि उन्होंने दी कि हम किट्स जो हैं वो लेके आएंगे ताकि पुरानी कार्स को कंपैटिबल जो है, कंप्लायंट रहें, कंपैटिबल जो है E20 के साथ बनाया जा सके। आज की डेट में आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, आपको भी नहीं मालूम कि वो किट्स का क्या बना, वो किट्स आएंगी भी कि नहीं। तो ऐसे कुछ टैक्टिक्स जो हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, वो अपनाते हैं कि हम आपके लिए बैठे हैं, फिक्र मत कीजिए। बट वो किट्स अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। जो पुराने कस्टमर्स हैं, अगर आप अपनी ज़ेन, पुरानी स्विफ्ट, पुरानी स्टीम मेंटेन करके बैठे हुए हैं कि नहीं लेनी मैंने न्यू कार, मैं इसी को मेंटेन करूंगा, तो पेट्रोल E20 के साथ डेफिनेटली आपकी कार खराब हो जाएगी। XP100 तो वैसे ही जो है आपको मालूम है कि 200-200 किलोमीटर तक मिल ही नहीं रहा है। सो इट्स अ प्लान्ड मूव कि आपको E20 ही जो है वो डलवाना पड़े। जो एक साइकिल है कार चेंज करने का, जो सरकार बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि चाहती है कि जो लोग लेट कार चेंज करते थे 10 साल 12 साल, वो थोड़ा जल्दी करें। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि एज अ कार कस्टमर जितनी मर्जी आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, even then you will still try to stick with the brands which are established. First point, जैसे मैंने बोला, establish होने का मतलब कि they are here to stay, their support centers are in better numbers। तो ये एक assurance जो है, चाहे आपको कोई ब्रांड और अच्छा लगता भी होगा, तो ये चीज़ें एक एथेनॉल के चलते एंड GST कट्स के बाद जो प्राइसिंग आई है उसके चलते इन ब्रांड्स को फ़ायदा हुआ है। और जो बाकी हैं वो स्ट्रगल अभी आने वाले टाइम में, नेक्स्ट ईयर में भी 18 मंथ्स में आप देखोगे कि इनका मार्केट शेयर और सुकड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं वो अपने प्लान्स डिस्क्लोज कर रहे हैं, नई नई कार्स लॉन्च कर रहे हैं, फेस लिफ्ट जो है वो तेज़ी से लॉन्च कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में एक फीचर की कमी है, उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, वो जिस तरीके से किया जा रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ अगर आप 3XO रेवेक्स देखें, है ना, तो मुझे सीधा मैं कहने को तैयार हूँ कि ये काइलैक के चलते महिंद्रा ने ये वेरिएंट निकाला है, जो कि इंस्टेंटली फिर होता क्या है, वो वैल्यू फॉर मनी एज कम्पेयर टू काइलैक लगती है। एट द सेम टाइम जो अभी 3 डोर थार आई है, तो वो भी बहुत प्रोएक्टिव होके चली है महिंद्रा। एंड अगर मैं अभी नेक्सॉन की बात करूं, कल ही इन्होंने एडास जो है वो इसमें आ गया है, नेक्सॉन CNG, या अगर आप नेक्सॉन में भी देखें तो पैनोरामिक सनरूफ जैसी चीज़ उन्होंने देनी शुरू कर दी थी, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ओवरऑल अगर आप फीचर्स देखें तो ये चेंज करते रहते हैं। मिड वेरिएंट से ही इनमें सनरूफ जो है वो दी जाती है, जबकि अगर आप ग्लोबल ब्रांड्स देखें, मैग्नाइट या अमेज, इनमें सनरूफ जैसी चीज़ नहीं दी जाती। डिज़ायर अगर मारुति के द्वारा लेके आई गई तो उसमें ऐसे फीचर्स दे दिए गए हैं कि वो इंस्टेंटली अमेज के कंपैरिजन में पता चलता है कि वो फीचर्स में एक बेहतर कार है। तो ये जो टॉप 6 ब्रांड्स हैं, दे आर वेरी कीन ऑन ग्रैबिंग मोर नंबर्स। वो दिखता है कि यार वो कभी भी दे वॉन्ट फील रिलैक्स्ड। हुंडई के केस में क्या है, सब कुछ सही जा रहा है, बट डिज़ाइन, वो थोड़ा सा डिज़ाइन में उनकी पकड़ जो है वो छूट रही है। जबकि फीचर्स में, इंटीरियर क्वालिटी में, 6 एयर बैग्स में, ये बहुत चीज़ों में जो है इनकी फ्लैगशिप है, ये फ्रंट रनर्स रहे हैं उस चीज़ में। बट डिज़ाइन को लेके अभी थोड़ा सा कई बार होता है, कुछ हिट और मिस हो जाता है, बट इवन देन जल्दी जल्दी फेस लिफ्ट्स आना, फीचर लोडेड कार्स देना। तो टॉप 6 की जो अप्रोच है इंडिया को लेके, वो इंडियन कस्टमर फ्रेंडली भी है। सपोर्ट में भी आपको ये चीज़ एडवांटेज रहती है सर्विस में, कि अगर एक आपको लगे कि नहीं मुझे एड ऑन्स के कारण बिल ज़्यादा बन गया, तो आप दूसरी जगह पे जाके कोटेशन ले सकते हैं और यू कैन डिफरेंशिएट कि हाँ जी ये सर्विस सेंटर अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बट दैट्स नॉट द केस विद द ब्रांड्स जिनके सर्विस सेंटर्स ही सिर्फ 250, 300, 400 हैं इंडिया में। क्योंकि आपके शहर में एक ही होगा, दूसरे शहर में जाना ही, आप इतना पेट्रोल खर्च के अगर आप जाएंगे तो वो मैथ्स जो है वो फिट नहीं बैठेगा। तो देखिए, फिर भी ये जो ब्रांड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया में, जो
6-7 हज़ार के ऊपर कार्स या इवन इससे भी कम कार्स बिक रही हैं, बट इसके ऊपर बेच नहीं पा रहे, चाहे उनके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इंडिया में, बिकॉज रूल्स ही कुछ ऐसे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। आप आज अगर कोई इंजन बना रहे हैं, कल को सीधा सरकार बोले कि हम तो E40 लेके आ रहे हैं, तो आपकी सारी जो R&D है वो धरी धराई रह जाएगी। आप डीजल लेके आना चाहते हो, बट एकदम से गवर्नमेंट बोले कि हम अभी डीजल जो है वो 2030 के बाद कोई नहीं बेचेगा। तो यस, कहीं ना कहीं जो ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस मामलों में भी सही है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इंडिया में नहीं कर रहे तो उसमें उनकी कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, बिकॉज एश्योरिटी नहीं है पॉलिसीज़ को लेके, कोई ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखती नहीं है। बट एट द सेम टाइम यस, जो ब्रांड्स इंडिया में कोशिश कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर काइलैक लेके आई गई है स्कोडा के द्वारा तो उसको रिजल्ट मिला है। जस्ट विद अराउंड 300-400 शोरूम्स आप इतने अच्छे नंबर जो हैं 3000 से लेके 5000 के बीच बीच आपकी काइलैक जो है वो बिक रही है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं इंडियन ऑडियंस उसको अपनाती नहीं है। इट्स जस्ट के मोमेंटम जो चाहिए होता है कि बैक टू बैक प्रोडक्ट्स, क्विक जो है फीचर्स, एड ऑन्स की कोई कमी अगर लोग कह रहे हैं कि 360 डिग्री कैमरा नहीं है तो फटाफट वो चीज़ दी जाए। बट ग्लोबल ब्रांड्स के केस में इनको जो है इनकी कॉस्ट जो रहती है इनपुट्स की, वो इनपुट बेसिकली वो ज़्यादा रहती हैं। परमिशंस जो हैं वो आपको हेडक्वार्टर से ही आएंगे, है ना, चेक रिपब्लिक से या जर्मनी से। तो ये कुछ बॉटलनेक्स इनमें रहती हैं। बट इसमें व्यूअर्स कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ब्रांड्स अपनी तरफ से कर सकते हैं, जिसमें इनकी सेल्स जो हैं, जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके सेल्स को एक थोड़ा सा पुश किया जा सकता है विदाउट प्लॉन्किंग टू मच मनी, बाय जस्ट गेनिंग दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बायर एंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको खुश रख के। तो व्यूअर्स, इन ब्रांड्स में डेफिनेटली एक ब्रांड ऐसा है जो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग मैनी थिंग्स राइट बट इवन देन द सेल्स आर नॉट पिकिंग, और उसका नाम है होंडा। अब रेकमेंडेशंस में जब मैं कहता हूँ कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिए, रिलायबल होनी चाहिए कार, सर्विस कॉस्ट जो है वो चेक में होनी चाहिए, तो अगर आप होंडा का पोर्टफोलियो देखें, अमेज, होंडा सिटी, एलिवेट, अगर सारे वेरिएंट्स आप इनके देखेंगे तो दे फील वैल्यू फॉर मनी। 6 एयरबैग्स है, स्टैंडर्ड CVT गियर बॉक्स है, पैडल शिफ्टर स्टॉप वेरिएंट में आते हैं, एडास जो है इनमें सिटी और एलिवेट में एज स्टैंडर्ड है। तो बहुत चीज़ें, ये बहुत सही चेक मार्क इन्होंने किया हुआ है। बट इवन देन एज पर द कंपटीशन, तो अगेन वो कस्टमर को लगता है कि जो बेस्ट सेलिंग कार है वही शायद बेस्ट है। अगर कोई बेस्ट सेलिंग सिडैन है तो वही शायद बेस्ट है। अमेज के कंपैरिजन में अभी क्या हो रहा है कि डिज़ायर थोड़ी सी बड़ी लगती है, थोड़ी स्पेशियस महसूस होती है, तो अभी वो चीज़ लोग भूल गए हैं कि 4 सिलेंडर हैं इसमें। अब डिज़ायर में लोगों को सनरूफ भी दिख रही है, 20-20 हज़ार जो है डिज़ायर बिक रही है, बट येस एक टैक्सी टैग भी उस पर लगा हुआ है, विच इज़ नॉट द केस विद होंडा अमेज। CNG कंपनी फिटेड नहीं दे रहे, हाइब्रिड एलिवेट में जो है वो नहीं दे रहे। बट इवन देन होंडा के केस में आई स्टिल हैव टू से कि शायद मार्केटिंग में कुछ ट्रिक्स मिस कर रहे हैं ये। जैसे अभी E20 कंपैटिबल थी इनकी कार्स 2009 से, ये चीज़ पता चली थी। उस चीज़ को लेके भी एक अच्छा कैंपेन चलाया जा सकता था कि 20 साल के बाद क्या होने वाला है, 15 साल के बाद क्या होने वाला है, वो अब होंडा की चिंता मत कीजिए, हमारी कार जो है वो टॉलरेंट रहेंगी। मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि एक ऐसा कैंपेन लेके आया जाता, कुछ फटाफट स्मार्ट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए। बट वो चीज़ भी जो है होंडा ने मिस कर दी जब घर घर E20 की चर्चा हो रही थी। तो अच्छी कार्स हैं, सब कुछ सही है। रिकमेंडेशंस में जब नेचुरली एस्पिरेटेड आता है E20 के चलते, डर रहता है आपको, A to B आपने जाना है, सेफ कार चाहिए, तो ये कार्स तो देखिए मैं तो ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड अप पे होंडा जो है वो मिस कर रही है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो इनके केस में, होंडा के केस में नहीं है। होंडा के केस में सिर्फ हल्की फुल्की मार्केटिंग में कमी है, एड कैंपेन्स में कमी है, मे बी दे नॉट एबल टू टेल द एंड कस्टमर कि क्यों अमेज अभी भी पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड में सबसे अच्छी अंडर सब 4 मीटर गाड़ी है। एब्सेंस है उस चीज़ की सब 4 मीटर SUV की, तो वो भी एक चीज़ है कि इतना बड़ा चंक ऑफ कस्टमर्स यू आर लेटिंग गो। टर्बो इंजन नहीं लेके आ रहे, मैं पहले ज़रूर कहता था, अब मैं कहूँगा कोई बात नहीं, डजंट मैटर, अगर आप ले भी आओगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे अच्छा एलिवेट में अगर आप कुछ इंजन्स हाइब्रिड मंगवा लेंगे जापान से और प्लॉन्क करके बेचेंगे, चाहे 1000 इंजन ही क्यों ना मंगाए जाएं, चाहे थोड़ी सी घाटे पे गाड़ी क्यों ना बेची जाए। कई बार घाटे पे गाड़ी बेचने का ये फ़ायदा रहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। कस्टमर जब शोरूम में होगा तो वो कहेगा चलो यार मैं ये एलिवेट नहीं लेता, मेरे बजट में ये CVT 15-16 लाख वाली आ रही है ऑटोमेटिक, मैं ये ले लेता हूँ। तो कई बार ऐसी मार्केटिंग ट्रिक्स भी काम करती हैं। जैसे मारुति ने सिर्फ एक स्टार्ट स्टॉप दे के और 48 वोल्ट की मोटर दे के उसको माइल्ड हाइब्रिड जो है उसका नाम दे दिया।
तो ये भी स्मार्ट प्ले होता है कि अच्छा आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मत लीजिए, आप माइल्ड हाइब्रिड ले लीजिए, जबकि वो हाइब्रिड है ही नहीं, उसमें कोई भी KWH की बैटरी नहीं है। चाहे जो वो बड़ी वाली है उसमें तो देखिए 1 या 1.5 किलोवाट की बैटरी, किलोवाट आर की बैटरी तो है कम से कम। तो इसमें तो एक नाम ही ऐसा दे दिया माइल्ड हाइब्रिड कि हाइब्रिड लिए मैंने, बट माइल्ड हाइब्रिड लिए, जबकि हाइब्रिड जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी फॉरेनर को, किसी यूरोपियन कस्टमर को बताओगे कि ये मेरी गाड़ी हाइब्रिड है, वो पूछेगा कैसे हाइब्रिड है। आप उसको बताएंगे कि इसमें स्टार्ट स्टॉप है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और उसमें 48 वोल्ट की मोटर है, स्टार्टिंग मोटर थोड़ी सी हेल्प करती है पुश में, तो वो हंसेगा, वो हास्यास्पद हो जाएगी चीज़ वहाँ पे, वो हंसेगा आप पे कि आप इसको हाइब्रिड बोल रहे हो। हम तो प्लग इन हाइब्रिड को भी बहुत हाथ जोड़ के हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती है, ट्रिक्स कुछ ऐसी होती है कि घाटे पे भी अगर आपको हाइब्रिड एलिवेट बेचनी पड़े, वो आपके ब्रांड को कंसोलिडेट ही करेगा। इट विल वर्क लाइक अ मार्केटिंग, क्योंकि जब लोग कहेंगे कि यार एलिवेट हाइब्रिड का तो मज़ा ही अलग है, वो हाई राइडर और विक्टोरियस में या ग्रैंड विटारा में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी आपकी अच्छी है ना, इंटीरियर्स की, गाड़ी जम के चलती है, वो फील बेटर है आपकी। और टेक में भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क हो, क्योंकि मैंने ये सुना है कि एक ट्वीट ही मैंने पढ़ा था आदित्य लाला का कि जो होंडा सिटी है उसकी जो चलाने में मज़ा है वो थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा या अदरवाइज। तो हालांकि मैंने भी रिव्यू किया हुआ है, बट अभी इतना याद नहीं है 3-4 साल पहले वाली चीज़ के हाउ आई कैन डिफ्रेंशिएट विद दैट। बट ऑब्वियसली होंडा की जो टेक होगी वो थोड़ी मज़ेदार डेफिनेटली होगी चलाने में। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स जो है ये पर्टिकुलर ब्रांड होंडा मिस कर रहा है, बट थैंकफुली एक्सीलेंट रिलायबल इंजन्स, गुड सेफ्टी। इसमें भी ये है कि BN कैप में ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, दे शुड गेट द कार्स टेस्टेड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो आपको भी करवा लेनी चाहिए। एक रहता है शोरूम में एंटर करते कि 5 स्टार्स लिखे होते हैं, तो थोड़ा रोप जो है वो आता है ना। बट यस, कुछ वाइटल फीचर्स मिसिंग हैं, पैनारोमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सीट्स। तो एक जैज़ फैक्टर जो है, जो आज के 20 से 30 साल की एज वाले कस्टमर को चाहिए होता है, जैज़ फैक्टर बेसिकली, थोड़ा गिमिक्स, फील गुड फैक्टर। तो गलत नहीं है उसमें कुछ, मैं भी ऐसे ही सोचता था, बट लेटली जब मैंने टिगुआन R लाइन चेक की और मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि इंटीरियर मुझे पुरानी टिगुआन वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, तो इवन दो उसमें फिजिकल बटन्स मैं ज़रूर चाहूँगा, इतनी बड़ी स्क्रीन मुझे थोड़ी ऑड लगी, बट जो एम्बियंट लाइट्स और वो जैज़ी छोटे छोटे डॉट्स, वो मुझे लगा कि हाँ यार, ये 10 में से 9 कस्टमर्स तो इसी को प्रेफर करेंगे, तो ये ठीक है। वो होता है, आपके साथ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हम किसी को गलत नहीं कह सकते, अगर किसी को कुछ अच्छा लग रहा है वो आपका टेस्ट है, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा वो आपका टेस्ट है ना, तो इट्स लाइक द चॉइस। तो जैज़ फैक्टर थोड़ा सा होंडा एलिवेट में या होंडा सिटी में आज की डेट में जैज़ फैक्टर, ब्रांडेड स्पीकर्स, पैनारोमिक सनरूफ है ना, थोड़ा सा मल्टीपल कनेक्टेड स्क्रीन्स, सो वो चीज़ जब बंदा सेल्टॉस क्रेटा देख के आता है तो उसको थोड़ी सी वो चीज़ ओल्ड फैशन लगती है। अब मैं आना चाहूँगा जो पॉइंट्स बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, VAG ग्रुप का सिंपल है, VAG ग्रुप को MPI इंजन्स लेके आने चाहिए। बड़े शहरों में ही इनके शोरूम हैं, बड़े शहरों में रश है, बड़े शहर के कस्टमर जानकार हैं, उनको समझ में ये चीज़ आ जाता है कि हम हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस हाइब्रिड ले लेंगे तो हमें पॉकेट के लिए भी इजी रहेगा, या हम नेचुरली एस्पिरेटेड मारुति की या हुंडई की IVT 1.5 लेंगे विद ऑटोमेटिक है ना, IVT जैसे क्रेटा और उसमें, तो वो हमें रिलायबिलिटी में हेल्प होगी। बड़े शहर के कस्टमर्स को MPI इंजन आपको एक अच्छा रिलायबल देना ही चाहिए। बट यस, चर्चा ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे हाथ में है उसको रख के क्या किया जाए, तो उसको रख के हाथ में ये हम कर सकते हैं। दैट गोज़ फॉर निसान एंड रेनो ऑल्सो, इवन दो रेनो जो है वो ठीक कर रहा है उनका पोर्टफोलियो, अभी इन्होंने डिज़ाइन अच्छे जो हैं, फेस लिफ्ट्स आए हैं, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो रेनो इज़ डूइंग गुड। जो बजट कार्स में वो प्ले कर रहे हैं, आई जस्ट विश के और ज़्यादा अच्छा करें। निसान तो देखिए इनके पास गाड़ी ही एक है, अच्छी कार है, बट इवन देन जब एक कार शोरूम में होती है तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो जो चीज़ें ये कर सकते हैं ब्रांड्स, वो ये कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ में बड़े ब्रांड्स की नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ना दो, बेस वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल, और बीच में आके जो आते हैं आपके मिडल वाला वेरिएंट या उससे बेस से एक वाला वेरिएंट उसमें ऑटोमेटिक। बड़े ब्रांड्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास 10-10 कार्स हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें छोटे से लेके बड़े तक वो AMT भी दे रहे हैं, वो CVT भी दे रहे हैं। बट आपको वो नकल नहीं करनी है, आपको कस्टमर शोरूम से जाने ही नहीं देना, आपको बेस वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक जो है वो देना चाहिए, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं, रेट टू रेट आप गाड़ी बेचिए, उसमें आपको ये होगा कि ये कस्टमर हमने जाने नहीं दिया, हमने उसको ज़ीरो कर लिया, नो लॉस नो प्रॉफिट, बट हमने कस्टमर को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक चाहिए थी, हमने बेस ऑटोमेटिक उसको दे दी। ये आपको कन्विंस करना चाहिए अपने हेडक्वार्टर्स में कि हमने कस्टमर नहीं जाने देना, इसलिए हमने 500 यूनिट्स तो इसके रखे होने चाहिए कि बुक करवा दो जी,
आपको 6 महीने बाद मिल जाएगी। मुझे अगर कोई बोले 7.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में ऑटोमेटिक काईलैक है, उसमें पावर विंडोज़ हैं, चाबी से लॉक है, 4 स्पीकर्स हैं, स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी, मैं कहूँगा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं शहर में एक सेफ़ कार तो मुझे मिल रही है भाई, टर्बो चार्ज इंजन एंड ऑटोमेटिक। चलो आप 8.5 लाख का मान के चल लीजिए, कुछ भी ऐसा प्राइस मान के चल लीजिए, 8.99 लाख मान के चल लीजिए, कुछ भी एक प्राइसिंग जो है वो होनी चाहिए। सेम इज़ द केस विद होंडा अमेज, निसान मैग्नाइट। हालांकि निसान मैग्नाइट AMT बहुत वैल्यू फॉर मनी है, तो निसान को इस चीज़ में मैं बाहर रख रहा हूँ। बट इवन देन टर्बो चार्ज इंजन थोड़ा सा वो अभी जो ओवरलैपिंग उसकी हो रही है कुछ अच्छी कार्स के साथ, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा लूज आउट करती है बिकॉज स्टॉक नंबर्स थोड़े से कम है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, सर्विस वाला इतना बड़ा फैक्टर है, एक इतनी बड़ी बॉटल नेक है, ये एक बिल्कुल ही, ये जो ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली चीज़ हो गई है, जो सर्विस के दौरान एड ऑन्स बताए जाते हैं या थोड़ा सा मिसगाइड किया जाता है। अब कस्टमर को नहीं पता कि एड ऑन्स हैं, उसमें उसकी मर्जी चल सकती है कि नहीं मैंने ये नहीं करवाने। शर्मीले होते हैं थोड़े से इंडियन कस्टमर्स, या थोड़े से कर्टियस होते हैं, नहीं नॉलेज होती, वो देखते हैं कि ये बना दिया है सर्विस एडवाइज़र ने, ये तो करवाना ही होगा। अब सर्विस एडवाइज़र भी ज़्यादा कई बार नहीं बताते कि सर ये ऑप्शनल है चीज़ें, ये वाली ऑयल सर्विस तो आपकी हो जाएगी 8500 में, 9000 में, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं वो। लेकिन कस्टमर बेचारे को लगता है कि ये तो 20,000 के ऊपर बन रहा है बिल, जिसमें फिर ये चीज़ें कही जाती हैं कि व्हील बैलेंसिंग हो गई या व्हील अलाइनमेंट हो गई, उसमें ब्रेक क्लीनिंग जैसा भी होता है। उस मतलब एड ऑन्स इतने हैं कि वो इतने टेक्निकल साउंड करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये तो ज़रूरी है चीज़ें। जबकि एक सिंपल क्लैरिटी होनी चाहिए कस्टमर के पास, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए कि पहली सर्विस में ये होगा, दूसरी सर्विस में ये होगा, अप्रॉक्सीमेट चार्जेस आपके ये होंगे, ताकि कस्टमर को पता हो कि हाँ वो लिखा तो हुआ है सारा वहाँ पे सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस में, तो ये आप क्या कर रहे हो। तो वो जो एक रखा हुआ है कि टारगेट्स रहते हैं, और इवन इनको ये भी टारगेट्स होते हैं कि इतने कस्टमर्स की सेरामिक कोटिंग तो होनी ही चाहिए, इतनी एक्सेसरीज तो आपने बेचनी ही है। तो ये क्या है, जो टॉप 6 ब्रांड्स हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, वो तो बैलेंस आउट कर लेंगे बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स, बट आप थोड़ा सा पकड़े जाएंगे उस चीज़ में। आपकी वो चीज़ का शोर मच जाएगा कि दूसरी सर्विस पे ही मेरे 20,000 लग गए, तीसरी सर्विस में मेरे 30,000 लग गए। तो ये भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स के ही सर्विस सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे किसी पे कोई एड ऑन्स का प्रेशर ना हो। एड ऑन सिर्फ सजेस्ट किए जाएं कि आपने अगर बाहर से नहीं करवाई तो आप यहाँ से करवा लीजिए। अगर आपके बाकी सारे ब्रेक ऑयल चेक कर लिया, डिस्क ब्रेक चेक कर लिया, और बताया जाए कि हाँ जी ये क्लीनिंग जो है वो होगी, आपका इंजन अगर ज़्यादा चल गया है तो आपको इंजन फ्लशिंग जो है वो आपने करवानी है, इसके ये फ़ायदे हैं, प्रोफेशनल तरीके से बताया जाए। आपको भी एज अ कस्टमर लगे कि हाँ इसको तो सैलरी मिल रही है, इसको कोई इसका पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो चलो ये ठीक ही कह रहा होगा। तो ये नीचे वाले ब्रांड्स को कुछ इंडिया में लेके अप्रोच चेंज करनी होगी टू गेट दैट एक्स्ट्रा ट्रस्ट। अब ट्रस्ट से मुझे याद आया, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अभी वो टाइम आ गया है कि ये कह दीजिए कस्टमर को आप कि 5 ईयर्स की वारंटी जो है आपकी कार पे वो स्टैंडर्ड है। 1.5 लाख किलोमीटर एंड 5 ईयर्स की वारंटी जो है वो स्टैंडर्ड है। एक्सटेंडेड आप उसको 7 या 8 साल कर दीजिए। होंडा आई थिंक 10 की देता है एक्सटेंडेड, 1.25 लाख किलोमीटर, बट वो इतना ज़्यादा वोकल नहीं है इस चीज़ को लेके। उन्होंने भी देखा है कि 12,000 किलोमीटर हर साल में चलेगी, तो 10 साल की जो है वारंटी इन्होंने दी हुई है, बट एज आई सेड कि वोकल नहीं है इस चीज़ को लेके। तो बाकी ब्रांड्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नीड टू थिंक इन दैट वे कि जो कस्टमर मारुति की कार नहीं ले रहा, हुंडई की कार नहीं ले रहा, जिनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, जिनके सर्विस सेंटर्स ज़्यादा हैं, जिनकी एक पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, एक्सेसरीज का इकोसिस्टम थोड़ा बेटर है, आप उसको एक्स्ट्रा वैल्यू क्या दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर कार। ये चीज़ आपको बैठ के ही सोचनी होगी कि पहला कस्टमर क्यों डर रहा है आपके शोरूम आने से, क्यों डर रहा है वो आपकी कार लेने से, क्यों उसको ओनरशिप को लेके क्वेश्चन मार्क है। तो वो डर आप अगर दूर करना चाहते हैं, 5 ईयर्स की वारंटी दे दीजिए, और एक्सटेंडेड वारंटी की भी ऑप्शन जो है आप 8 साल तक की कर दीजिए, क्योंकि उसको फिर वो चिंता नहीं रहेगी कि कोई भी पेट्रोल आ जाएगा, यार मैं तो 8 साल के लिए कवर्ड। ये भी बड़ा मुद्दा है। तो सर्विस वाला हो गया कि आपके अपने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, या हर सर्विस सेंटर पे एक आपका एम्प्लॉय होना चाहिए जो हर बिल पे आंख रखे। कंप्लेंट करते हैं कस्टमर्स, कंप्लेंट वापस डीलरशिप के पास आ जाती है, थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाल दिया जाता है, वो कोई तरीका नहीं है। दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। ठीक है, आपके सर्विस पैक्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ये एड ऑन्स वाली चीज़ जो है, ये हर चीज़ को कंट्राडिक्ट कर रही है, बिकॉज उसमें डीलरशिप्स के पास टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स उन्होंने फुलफिल करने हैं, वो टारगेट्स भी उनको आपने दिए हैं, वो डीलरशिप्स आपने इसीलिए दी है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। बट हो क्या रहा है, इसका भी फ़ायदा फिर वो जो ब्रांड्स टॉप पे हैं वो ट्रस्ट फैक्टर में
कहीं ना कहीं जीत जाते हैं, क्योंकि वो मिनरल ऑयल भी डाल रहे हैं, वो हर चीज़ वो कर रहे हैं कि वो बैलेंस बना के चलते हैं कि 9 कस्टमर्स को कैसे डील करना है, एक को कैसे करना है। वो बैलेंस आपके पास, वो लग्जरी नहीं है बिकॉज ऑफ द लेस कस्टमर्स। तो ये चीज़ हो गई, वारंटी वाली चीज़ हो गई। और चौथा मैं कहना चाहूँगा कि बायबैक की ऑप्शन आपको देनी चाहिए। आपको कस्टमर को बताना चाहिए कि रीसेल की टेंशन आप मत लीजिए। आपका जब लोन उतरेगा, अगर आपने हम ही से लोन लिया है, ये आप एक ऐसा कुछ कैच रख सकते हैं कि अगर आपने हम ही से लोन लिया है, जब आपका लोन उतरेगा तो आपकी कार की फलानी वैल्यू हमारे पास, अगर आपने हम ही से सर्विस करवाई है, तो आप इस कार को 4 साल के बाद आके इतने की बेच सकते हैं। तो उसको एक हल्का सा ज़रूर रहेगा कि अच्छा चलो 40% पे कार एक्स शोरूम प्राइस पे अगर मेरी निकल जाएगी तो लेट इट बी। एक ऐसा कुछ कैच डेफिनेटली आपका होना चाहिए विद फाइन ट्यून्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के रीसेल वाला फैक्टर इतना बड़ा है। जैसे अभी ईवी जा रही है, ईवी में कोई खास कमियां नहीं है। अगर आपने शहर में कार चलानी है, नॉन रूट्स पे कार चलानी है, तो कोई कमियां नहीं है। बट जब भी वो पत्ता फेंकता है कस्टमर, ईवी की रीसेल वैल्यू नहीं है, तो हर कोई चिंता में आ जाता है कि इसका मैं क्या जवाब दूं। अब वो चीज़ तो कह नहीं सकते कि आपके डीजल की भी रीसेल वैल्यू नहीं होगी 5 साल के बाद। तो रीसेल वाले को जब आप सोचेंगे कि पहला कस्टमर के डर क्या क्या है, आपने हर डर के आंसर देने हैं। आपने उस चीज़ की वेट नहीं करनी कि अपने आप ही कस्टमर्स लाइन लगा के आ जाएंगे, वो तो होने नहीं वाला। जो फर्स्ट टाइम कस्टमर या इवन सेकंड टाइम कस्टमर के डर हैं, जो अपग्रेड भी कर रहा है बट उसकी सैलरी लिमिटेड है, उसके डर को आपने किसी तरीके से सोल्यूशन देना है। सर्विस पैक्स वो एक सोल्यूशन था, उसका बहुत फ़ायदा हुआ भी है। उससे VAG ग्रुप की रेपुटेशन अच्छी हुई भी है कि हाँ जी, वो नहीं है कि कितना भी बिल आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इनके बिल्स भी अभी दे आर वेरी मच एट पार विद अदर ब्रांड, या थोड़ा बहुत हो सकता है प्लस माइनस हो, बिकॉज फुल सिंथेटिक ऑयल जो है वो आप डालते हो। ऐसे ही जो चीज़ें रीसेल को लेके हैं, एड ऑन्स को लेके हैं, ऑटोमेटिक जो बेस में है, तो पर्टिकुलरली जैसे मैं कह रहा हूँ कि रीसेल को लेके तो कुछ आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि यस, इतने साल के बाद अगर आपने हम ही से लोन लिया है, 4 साल सर्विस आपने अगर हम ही से करवाई है, तो विद फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस, आप तो देखिए एक्सपर्ट्स हैं, तो उसमें फ़ायदा आपको डेफिनेटली उसमें होगा। क्योंकि आप उस क्वेश्चन पे जो कस्टमर ने जेन्युइन वे में पूछा है रीसेल के बारे में, उसमें आपके पास कुछ तो जवाब देने के लिए होगा ना कि यस, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, यू आर कवर्ड दिस मच। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों मुझे लगा कि जो ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, उनको तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। दे आर इम्प्रूविंग विद देयर वेरिएंट्स एंड बेटर सर्विस एक्सपीरियंस, बेटर कस्टमर सेल्स एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। बट जो ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनके हाथ में है, उसको लेके मार्केटिंग पे थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं। कोई इंजन अगर उनको लग रहा है कि जिसको लेके वो ट्राई कर सकते हैं, तो वो इंपोर्ट करके रेट टू रेट चीज़ जो है वो बेची जाए, ताकि और कस्टमर्स को किसी तरीके से कैटर किया जा सके। ऑटोमेटिक जो है वो बेस वेरिएंट में दिए जा सकते हैं। सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रीसेल को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी या ऑप्शंस चाहिए, ताकि पहला कस्टमर जो जा रहा है शोरूम में, उसको वो महसूस ही ना हो कि ही विल लूज आउट ऑन समथिंग इफ ही विल नॉट गो विद द टॉप ब्रांड्स। तो ये चीज़ है व्यूअर्स। मैं जब देखता हूँ लोगों के क्वेश्चंस, तो मुझे भी कई बार होता है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अब वो रीसेल का पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं उसको। क्योंकि अगर किसी चीज़ की रीसेल कम है तो वो कम है। अब सपोज कीजिए स्कोडा सुपर्ब है, वो जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो किसी चीज़ों में फॉर्च्यूनर से, बट अगर फॉर्च्यूनर की रीसेल अच्छी है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट व्हीकल। मैं उसको कोई कम नहीं कह रहा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर फॉर्च्यूनर एज एन एसयूवी अच्छी है, तो सुपर्ब एज अ सेडान बहुत अच्छी है, रिलायबल भी है, डीजल इंजन। कुछ चीज़ खराब होगी उसका भी खर्चा होगा, इसका भी खर्चा जो है वो होगा। बट रीसेल की जब बात आती है तो वी ऑल नो कि क्या सीन है। तो दैट्स द थिंग। हम तो एज अ प्रोडक्ट को इन क्वालिटी, इन नंबर्स, इन टॉक, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकते हैं, राइट। रीसेल पे तो फिर वो भी चीज़ होती है कि ये मेरी टी रॉक है, इसकी गुड़गांव में पर्टिकुलरली रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लुधियाना में बेचूंगा तो कम है। तो ये भी चीज़ें मैटर करती है कि आप कितनी पेशेंस के साथ किस टारगेट ऑडियंस को चीज़ अपनी बेच रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं 6 नंबर के नीचे, उनको कुछ ट्राई करना चाहिए। और मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया एक कैंडिड वीडियो आपके साथ इतनी देर के बाद डाल के। आई होप आपको जो ये कंटेंट है आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक्स पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।